इसका टाइटल है हमारे पास सिरप। इसकी सब हेडिंग देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी सब हेडिंग पे आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिरप क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, फिर टाइप ऑफ सिरप के हवाले से देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ सिरप कौन कौन से हैं और उन डिटेल से पढ़ेंगे। फिर प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है सिरप के वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा आईपी कैक सिरप जो है कि हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस है इसकी, लिहाजा इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम जी के पैकेजिंग, लेबलिंग और स्टोरेज ऑफ सिरप की इंस्ट्रक्शंस और कंडीशंस क्या क्या है। और फिर हम देखेंगे कि सिरप के हमारे पास एडवांटेजेस कौन से हैं और डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। आए चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सिरप। सिरप हमारे पास कंसंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन है, यानी ये पानी से बना हुआ एक ऐसी प्रिपरेशन है जो जिसमें हम शुगर या शुगर का कोई सब्सटीट्यूट ऐड करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट बाज़ दफ़ा ऐड करते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं करते, और इसी तरह मेडिसिनल एजेंट भी हम कभी ऐड करते हैं और कभी नहीं करते। ऐसी कंसंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन को हम सिरप कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, टाइप ऑफ सिरप को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो सिंपल सिरप की है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मेडिकेटेड सिरप और नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेडिकेटेड सिरप। इन तीनों को हम डिटेल से देखते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल सिरप। तो सिंपल सिरप की क्या डेफिनेशन होती है। सिर्फ हम अगर प्योरीफाइड वाटर लें और उसके अंदर सक्रोज ऐड करके उसका सोल्यूशन बना दें, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना दें, तो उसको हम कहेंगे सिंपल सिरप। यानी कि सिर्फ दो कंपोनेंट है, वाटर प्लस सक्रोज या एनी अदर शुगर। तो एग्जांपल हमारे पास जो है सिंपल सिरप की, सिंपल सिरप यूएसबी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से, यानी कि कंपोजिशन दी हुई है इसके अंदर। नेक्स्ट जो मैंने कहा था ना कि हम कहाँ कहाँ ऐड करेंगे चीज़ें, कहाँ कहाँ नहीं करेंगे, तो सिंपल सिरप के अंदर हम सिर्फ शुगर ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा ना तो फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करेंगे और ना ही मेडिसिनल एजेंट ऐड करेंगे। इसकी कंसंट्रेशन देख लेते हैं। अगर ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करें तो ये हमारे पास 67.7% वेट बाय वॉल्यूम है। यानी अगर हम 100 ग्राम सोल्यूशन लेंगे सिंपल सिरप का तो उसमें 67.7 ग्राम जो है वो शुगर होगी। इसी तरह अगर हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करें तो इसमें 85% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है सिंपल सिरप के लिए। यानी अगर हम 100 ml सिरप लें तो उसमें 85 ग्राम जो है वो शुगर होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेशनल फार्मूलिक को देखें तो उसमें हमारे पास फिर 85% ही वेट बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि 100 ml सिरप के अंदर 85 ग्राम जो है वो शुगर होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास नॉन मेडिकेटेड सिरप है। तो नॉन मेडिकेटेड सिरप की डेफिनेशन देखते हैं। ऐसा सिरप जिसमें हम फ्लेवरिंग एजेंट तो ऐड करें लेकिन जो है कोई मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड ना करें। यानी ये वही, इसमें दो चीज़ें आ गई, एक तो हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं शुगर का वाटर के अंदर, प्लस उसमें फ्लेवरेट ऐड कर रहे हैं, कोई मेडिसिनल सब्सटेंस हम ऐड नहीं कर रहे, तो इसको हम कहते हैं नॉन मेडिकेटेड सिरप। इसके यूज़ क्या कहाँ है, ये हमारे पास एज ए फ्लेवरेंट टेस्टिंग व्हीकल, यानी टेस्ट को मास्क करने के लिए हमारे पास एज ए व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल होता है। कि ये हमारे पास पहले से प्रिपेयर पड़ा होता है, हमारा कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट लेते हैं यानी मेडिसिनल सब्सटेंस लेते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं और उसको मिक्स करके या जो भी डिफरेंट हम मेथड्स को फॉलो करके मेडिकेटेड सिरप बना लेते हैं। तो ये हमारे पास प्लेजेंट टेस्टिंग व्हीकल के तौर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास कोका सिरप है। नेक्स्ट देखते हैं जी चेरी सिरप। नेक्स्ट देखते हैं जी ऑरेंज सिरप। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास रास्पबेरी सिरप है, तो इसलिए ये बड़े बेस्ट व्हीकल्स के तौर पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और लास्ट कैटेगरी है वो है मेडिकेटेड सिरप की। अब हम पहले हमने कहा सिंपल सिरप के अंदर कि सिर्फ शुगर और वाटर व्हीकल्स के तौर पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और लास्ट कैटेगरी है वो है मेडिकेटेड सिरप की। अब हम पहले हमने कहा सिंपल सिरप के अंदर कि सिर्फ शुगर और वाटर को ऐड करो वो सिंपल सिरप बन जाता है। फिर हमने कहा फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर दो तो वो शुगर के साथ साथ, तो वो हमारे पास नॉन मेडिकेटेड सिरप बनता है। अब तीसरी चीज जो मेडिसिन अगर हम उसमें ऐड कर दें, यानी कि वाटर के अंदर शुगर प्लस फ्लेवरिंग एजेंट प्लस कोई भी मेडिसिनल एजेंट ऐड कर दें, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलती है वो मेडिकेटेड सिरप की मिलती है। यानी इसका कोई ना कोई यूज होगा, मेडिसिनल यूज होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे प्रोजेसिक एक ब्रांड है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे पास पैरासीटामोल होता है और इसका यूज एनाल्जेसिक है यानी पेन रिलीफ, और दूसरा यूज इसका है जी एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी वेंटोलिन हमारे पास ब्रांड है, इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट एल्ब्यूट्रोल सल्फेट है और इसका जो यूज है वो ब्रोंकोस्पाज्म में और ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पे एक्ट करता है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी हम। डीपैकीन एक ब्रांड है जिसके अंदर सोडियम वेलपोरेट होता है और ये हमारे पास सीजर की ट्रीटमेंट और एंटी कन्वल्सेंट के तौर पे एक्ट करता है। इस तरह हमारे पास लाखों के हिसाब से डिफरेंट सिरप अवेलेबल है मार्केट में जिनके अपने अपने मेडिसिनल यूज है डिपेंडिंग अपॉन देयर मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट इन इट। नेक्स्ट देख लेते हैं जी कि कंपोनेंट ऑफ सिरप कौन कौन से होते हैं। क्योंकि हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें जो फार्मूलेशन है वो बनानी आनी चाहिए। कब बनानी आएगी? जब हमें उनके कंपोनेंट्स का पता होगा। देखते हैं सिरप के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसे अभी हम डिटेल से आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर भी चुके हैं, तो इसमें 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं प्योरीफाइड वाटर और मेडिसिनल एजेंट के अलावा। कौन कौन सा? नंबर 1 शुगर, नंबर 2 एंटी माइक्रोबियल प्रेजर्वेटिव, नंबर 3 फ्लेवरेंट, नंबर 4 इज कलरेंट। तो इन सब को हम 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले शुगर को देखते हैं जी। बहुत सारे सिरप जो हम बनाते हैं उनमें हाई पोर्शन ऑफ शुगर हम इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन टोटल जो सिरप होता है उसका 60 से 80% जो पार्ट है वो शुगर पे डिपेंड कर रहा होता है। हम सिर्फ मीठा करने के लिए शुगर नहीं ऐड कर रहे, इसके और बहुत से फंक्शन है शुगर ऐड करने के। जैसे विस्कोसिटी को इनहांस करता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है सिरप का, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है शुगर का, तो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है हमारे पास शुगर का वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। विस्कोसिटी ज्यादा होने से क्या होगा, जो मेडिसिनल एजेंट अंदर है उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी अंदर। यानी ये नहीं होगा कि जो हमारा मेडिसिनल एजेंट है वो प्रेसिपिटेट कर जाए, नीचे बैठ जाए। यानी कि अगर हम जैसे कहते हैं जी कि आप 5 ml सिरप ले लें तो वो 5 ml के अंदर एक खास कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जा रही होती है। अगर हम कंसंट्रेटेड सिरप ना बनाएं शुगर से तो क्या होगा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर पार्टिकल्स की, मेडिसिनल एजेंट के पार्टिकल्स की पूरे सिरप के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब वो डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, प्रॉपर जो डोज डिलीवरी है वो बहुत नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए शुगर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सिरप फॉर्मुलेशन में। और नेक्स्ट ये है कि अगर हम कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो ना तो हमें कोई एडिशनल प्रेजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती। स्पेशली जब हम एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग कर रहे हैं कि बना के दे देना 10-12 दिन के अंदर अंदर वो जो सिरप है वो इस्तेमाल हो जाना है, तो उसके अंदर एडिशनल प्रेजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर हमने उसे मार्केट करना है, उसे पूरा स्टोर करना है और एक लंबे अरसे तक लेके जाना है, उसकी हमें जो शेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर 3 ईयर चाहिए, तो फिर हम उसके अंदर प्रेजर्वेटिव ऐड करते हैं। लेकिन आमतौर पे एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग के अंदर हम प्रेजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं करते। हमारे लिए जो शुगर है वो ही बेस्ट प्रेजर्वेटिव के तौर पे एक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं जी, जो मोस्ट ऑफ शुगर हमारे पास इस्तेमाल हो रही है वो सुक्रोज है सिरप के अंदर। लेकिन बाज दफा ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसमें हम सुक्रोज को या तो पूरे का पूरा रिप्लेस कर देते हैं या फिर इसकी कुछ कंसंट्रेशन, यानी कि अगर 50% सुक्रोज डाल रहे हो तो 50% कुछ और डाल लेंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सुक्रोज को रिप्लेस करते रहते हैं। किन सब्सटेंस से रिप्लेस करते हैं? सबसे पहले हमारे पास जो सब्सटेंस होता है वो है ग्लाइकोजेनिक सब्सटेंस। ग्लाइकोजेनिक सब्सटेंस कैसे होते हैं? हर वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में चेंज हो, यानी उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा हाइड्रोलाइजेशन के बाद उसका जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो अगर ग्लूकोज हो तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनिक सब्सटेंस। तो क्या हम बाद में क्या करते हैं, सुक्रोज की जगह पे ग्लाइकोजेनिक सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, बाज दफा हम नॉन ग्लाइकोजेनिक सब्सटेंस ऐड करते हैं, यानी कि जिनका फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज नहीं बनता, कोई और प्रोडक्ट बनेगा। या बाज दफा ये होता है कि नॉन ग्लाइकोजेनिक जो हाइड्रोलाइज ही नहीं होते, ना एब्जॉर्ब होते हैं। अब नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर शुगर की बात करें मोस्ट कॉमन जो है वो सुक्रोज इस्तेमाल कर रहे हैं या डेक्सट्रोज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्लाइकोजेनिक एजेंट नॉन शुगर की बात करें तो सॉर्बिटोल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये सारे के सारे जो है बॉडी के अंदर जाकर ग्लूकोज में चेंज होते हैं। जो नॉन ग्लाइकोजेनिक एजेंट या नॉन सुक्रोज बेस या नॉन शुगर हम बात करें, जो स्पेशल हम डायबिटिक पेशेंट के लिए या उन पेशेंट के अंदर जिनमें जो शुगर है वो कंट्रोल्ड में इस्तेमाल करनी है या रिस्ट्रिक्टेड है जिनके लिए शुगर, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सेलुलोज के डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिथाइल सेलुलोज है, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज है। अब इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये हमारे बॉडी में जाके जो सेलुलोज के डेरिवेटिव है ना तो हाइड्रोलाइज होते हैं, यानी पानी की मौजूदगी में टूटते भी नहीं और बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होते। लेकिन इनकी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी भी ये देते हैं, ये स्वीटनेस भी देते हैं हमारे पास, यानी कि ये स्टेबिलिटी देते हैं थ्रू विस्कोसिटी अपनी जो करैक्टर की वजह से, और स्वीटनेस भी देते हैं। लेकिन ये जो है इसका फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज नहीं होता।
जब ग्लूकोज नहीं होगा तो हम डायबिटिक में इस्तेमाल कर सकेंगे कि उसमें तो हमें ग्लूकोज देना ही नहीं होता। तो बाज़ जगह हम नॉन ग्लाइकोजेनिक एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं। जी तो हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास जो है सीरप में वो है जी एंटी माइक्रोबियल प्रेजर्वेटिव। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो सीरप में नहीं होने देता, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रेजर्वेटिव कहते हैं। सबसे अहम जो हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है फार्मास्यूटिक्स को पढ़ते हुए कि इसकी अमाउंट कितनी डालेंगे, कौन सा और उसकी अमाउंट कितनी होगी। तो अमाउंट के हवाले से हमारे पास दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ये कि वाटर कंटेंट जो है वो सिरप के अंदर कितना है। जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होता चला जाएगा उतना ज़्यादा प्रेजर्वेटिव डालने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा फैक्टर हमारे पास जो है वो प्रेजर्वेटिव के अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रेजर्वेटिव जो है XYZ वो 100 ml सिरप बनाने के लिए सिर्फ 1 ग्राम ही काफ़ी है, और दूसरा हमारे पास है FGH प्रेजर्वेटिव, वो 100 ml ही सिरप बनाने के लिए हमारे पास 10 ग्राम प्रेजर्वेटिव डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, यानी कि इनकी प्रेजर्वेटिव की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि वो कितना ज़्यादा पोटेंट और कितना लेस पोटेंट है। इन दोनों फैक्टर्स को सामने रखते हुए कि सिरप के अंदर अब वाटर कंटेंट कितना है प्लस प्रेजर्वेटिव जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी कितनी है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितना ज़्यादा कम मिकदार में रोक सकता है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से प्रेजर्वेटिव हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। तो बेंजोइक एसिड सबसे पहले इस्तेमाल होता है 0.1 से 0.2%। नेक्स्ट हमारे पास है जी सोडियम बेंजोएट 0.1 से 0.2%। और नेक्स्ट हमारे पास है मिथाइल प्रोपाइल इथाइल पैराबेंजीन, ये भी 0.1% इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहल इस्तेमाल होता है 15 से 20%। अब अल्कोहल हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास सिरप के अंदर कोई अल्कोहल सोलुबल कंपोनेंट होगा तो हम फिर अल्कोहल ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त अल्कोहल डबल काम कर रहा होगा। एक तो हमारे पास जो कंपोनेंट है अल्कोहल सोलुबल उसे सोलबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसके जरिए सोलुबल हो जाएगा वो कंपोनेंट, प्लस ये प्रेजर्वेटिव के तौर पे भी एक्ट करेगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड 0.1 से 0.2%, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ml सिरप बना रहे हैं और उसमें आपने बेंजोइक एसिड को इस्तेमाल करना है तो ये 1 से 2 ग्राम जो है उसके अंदर हम डालेंगे। इसी तरह अगर अल्कोहल की बात करें 100 ml सिरप बनाने के लिए 15 से 20 ml हम अल्कोहल उसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी कि वो कौन कौन से जराए हैं जिनके ज़रिए हम सिरप को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि हम इसकी जो स्टोरेज है वो लो टेम्परेचर पे होनी चाहिए, यानी डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोजर ना हो ज़्यादा अरसे तक, और डायरेक्ट जो हीट फ्लेम है उसके नज़दीक ना जाए। प्रेजर्वेटिव तो हमने ऐड करना ही करना है ज़्यादा अरसे तक। अगर हमें सेल्फ लाइफ चाहिए 2 साल 3 साल तक के लिए तो प्रेजर्वेटिव मस्ट है। इसके अलावा हम ज़्यादा कंसनट्रेटेड सिरप बनाएंगे, यानी उसमें जो सुक्रोज या शुगर या नॉन शुगर कंपोनेंट होगा वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो भी एज ए प्रेजर्वेटिव के तौर पे हमारे पास काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी फ्लेवरेंट को। फ्लेवरेंट यानी कि फ्लेवर करने के लिए, उसको कोई जायका देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका पर्पस ये होता है कि ये सिरप को प्लेजेंट टेस्ट दे। यानी अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जो कड़वी है या साल्टीन टेस्ट है या उसका कोई और जायका है स्वीट के अलावा, तो हम क्या करते हैं उसमें फ्लेवर ऐड करते हैं ताकि उसका जो टेस्ट है वो हाइंड हो सके, और जो हम फ्लेवरेंट ऐड कर रहे हैं वही उसका टेस्ट रह जाएगा। अब फ्लेवरेंट दो तरह के होते हैं, एक नेचुरली अकरिंग मटेरियल से बने होते हैं, एक सिंथेटिक होते हैं। अगर आमतौर पर बात करें ज़्यादातर हमारे पास सिंथेटिक फ्लेवरेंट इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और अगर वाटर सोलबिलिटी की बात करें इन दोनों में, यानी कि नेचुरली अकरिंग सिंथेटिक दोनों जो फ्लेवरेंट होते हैं इनमें ज़्यादातर जो हैं वो वाटर सोलबल हैं और वही हमें चाहिए होते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे वोलाटाइल ऑयल है यानी ऑरेंज ऑयल, इसके अलावा हमारे पास वेनिलिन है और इसके अलावा और बहुत से फ्लेवरेंट हैं। अब जैसे मैंने अल्कोहल एज ए प्रेजर्वेटिव के तौर पे आपको पढ़ाया और साथ में कहा कि अगर कोई दूसरा कंपोनेंट हो जिसके लिए हमें अल्कोहल चाहिए उसकी सोलबिलिटी के लिए, यानी कि वो अल्कोहल सोलुबल कंपोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे अल्कोहल को ही एज प्रेजर्वेटिव के तौर पे डालेंगे। तो इसी तरह अगर कोई फ्लेवरेंट जो है वो अल्कोहल सोलुबल हो तो हम थोड़ी सी अल्कोहल ऐड करेंगे ताकि ये फ्लेवरेंट जो है वो सिरप में सोलुबल हो सके। जी तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास था कलरेंट, यानी कि कलर देना हो। अब कलर क्या होता है, इससे जो अपील है सिरप की तरफ वो इन्हांस होती है कि जैसे कोई चिल्ड्रन को हमने देना है तो अगर उसके फेवरेट कलर का होगा तो वो जल्दी उसको इनटेक करने पे राज़ी हो जाएगा। अब हम कलर कौन सा डालेंगे, कैसा फ्लेवर होगा वैसा ही हम कलर डालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मिंट
का फ्लेवर डाल रहे हैं तो हम ग्रीन कलर ऐड कर देंगे, अगर हम चॉकलेट का फ्लेवर डाल रहे हैं तो हम उसको ब्राउन कलर ऐड करेंगे। अब ज़्यादातर जो कलर ऐड होते हैं वो वाटर सोलबल होते हैं और जो है वो दूसरे कंपोनेंट से रिएक्ट नहीं करने चाहिए इन्हें, अच्छा फ्लेवरेंट वही होता है। और जो कलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक पीएच है हमारी सिरप की, उसमें वो स्टेबल होना चाहिए, ऐसा कलर की क्वालिटी हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप। ये हमारे पास टोटल 4 तरीकों से बनाया जाता है। पहला हमारे पास है कि सोल्यूशन बनाना है विद द एड ऑफ हीट, यानी कि हीट को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट देखेंगे हम दूसरा कि हीट को इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ एजिटेशन यानी कि हिला के मिक्स करके हम सोल्यूशन बना लें। तीसरा हमारे पास मेथड है कि हम सुक्रोज ऐड कर दें किसी भी मेडिकेटेड लिक्विड या फ्लेवर्ड लिक्विड के अंदर। चौथा हमारे पास है परकोलेशन के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं जी इन्वर्ट सिरप क्या होता है। अभी जो हमने मेथड पढ़ा विद द एड ऑफ हीट, इसके लिए एक प्रिकॉशन के तौर पे इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स में कि जब हम हीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी एहतियात को सामने रखना होता है कि हम बहुत ज़्यादा ना दे दें हीट, या जिससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है यानी कि मेडिसिनल प्रोडक्ट को नुकसान होगा ही होगा, लेकिन हमारी जो शुगर है वो भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? जब हम बहुत ज़्यादा जो अगर हीट दे देंगे तो हमारा, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने सक्रोज इस्तेमाल किया और सक्रोज का हम सिरप बना रहे हैं, तो सक्रोज जो है वो वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि वो हाइड्रोलाइज्ड हो गया और बनेगा डेक्सट्रोज और फ्रुक्टोज। अब हीट तो मौजूद है सोल्यूशन के दौरान, अब ये जो हमारे पास कंपोनेंट है डेक्सट्रोज फिर और ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये फाइनली फ्रुक्टोज के साथ मिलेगा, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके एक न्यू शुगर बना देंगे सक्रोज की जगह पे, जिसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रिकॉशन के तौर पे पढ़ते हैं कि अगर ज्यादा हीट दे देंगे तो क्या होगा, उसमें इन्वर्ट शुगर बन जाएगी। अब इन्वर्ट शुगर के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फायदे को देखते हैं हम कि आम सिंपल सिरप से ये ज्यादा मीठा होगा। डिसएडवांटेज को देखते हैं कि इसके अंदर जो है फर्मेंटेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिंपल सिरप जिसमें सक्रोज हो। और दूसरा डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लेवुलोज पोर्शन मौजूद है इन्वर्ट शुगर का, वो इसे डार्क कलर दे देगा, जो हमारा जो ओवरऑल सिरप का कलर ही जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो इन्वर्ट सिरप है नहीं बनाना चाहिए, यानी कि हीट के दौरान हमें हीट देते हुए इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि हीट हम जितनी चाहिए और जितने टाइम तक चाहिए उतनी दें, ज्यादा ना दें। ज्यादा देंगे तो हम इस तरफ आ जाएंगे। तो इससे हम कॉन्सेप्ट इसको पढ़ते हैं ताकि हम फार्मूलेशन के दौरान इसको होने से बचाएं। अब ड्रग जो आईपीकैक क्या आती है, ड्राइड राइजोम और रूट जो होते हैं ना, सेफिलस आईपीकैकोआना, वो होती है। अब इसके अंदर होते क्या क्या है, अल्कोलाइड्स होते हैं जैसे एमिटीन, सेफिलीन, साइकोट्रीन। अब हम इसको बनाते कैसे हैं, जो दूसरा मेथड पड़ा है कि जिसके अंदर पहले से हम खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाद में उसको परकोलेट करवा के उसके अंदर सिंपल सिरप जो है वो ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे, परकोलेशन करेंगे आईपीकैक के पाउडर से, यानी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हम अलग कर लेंगे, पूरा परकोलेशन का प्रोसेस कैरी आउट कराएंगे। बाद में हमारे पास जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट आएगा उसके अंदर ग्लिसरीन या सिंपल सिरप जो है वो या फ्लेवर्ड सिरप जो है वो ऐड कर देंगे और हमारे पास आईपीकैक सिरप जो है प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसके यूज को देख लेते हैं। इसकी इमेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी यूजुअल डोज जो है वो 15 ml है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चिल्ड्रन जो है वो जैसे आयरन सिरप है उसमें डिफरेंट फ्लेवर और डिफरेंट कलर ऐड किए होते हैं, अगर वो चिल्ड्रन का फेवरेट कलर हो तो वो क्या करेगा, वो उसे पी जाएगा। या कोई भी दूसरा सिरप है जिसका कलर या फ्लेवर बच्चे के टेस्ट को मैच करता तो वो सिरप को पी जाएगा, तो उसमें तो पॉइजनिंग हो जाएगी पूरे का पूरा। तो उस पॉइजनिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो स्टमक कंटेंट को रिमूव करते हैं, एवैक्यूएट करते हैं इस आईपीकैक सिरप से। तो हम 15 ml उसे पिला देते हैं आईपीकैक, और तकरीबन 80% जो बच्चे होते हैं वो आधे घंटे के अंदर सारी वोमिटिंग कर देते हैं, यानी सारे का सारा जो सिरप है और गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होता है कि जो सिरप उन्होंने गलती से पिया होता है वो आगे अब्जॉर्व होके ब्लड में नहीं जाता और इससे साइड इफेक्ट जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो सकते। यानी ये सिर्फ फर्स्ट 2 और ऑफ इनटेक के दौरान हम ऐसा काम करते हैं। अगर 2 और गुजर गए हों तो फिर हम इसकी तरफ नहीं जाते। और इसका कंप्लीट अगर आपने देखना है ना कि आईपीकैक के सिरप को इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप जो क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस 2 की वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं फाइनल प्रॉफ के लिए,
उस पे जाके आप इसका कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं कि एक फार्मासिस्ट को कब आईपी कैक का इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इसके हम डिसएडवांटेज देखते हैं कि आईपी कैक का डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो ये है कि ये वोमिटिंग इंड्यूस करता है। डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि अगर इसका कंटिन्यूस यूज किया जाए तकरीबन 3 से 4 मंथ तक, तो क्या होता है आईपी कैक सिरप से टॉक्सिक लेवल पे जब बॉडी टिश्यू में जाता है तो इससे डिफरेंट मसल्स जो है वो डैमेज होते हैं और इरिवर्सिबल डैमेज होते हैं, स्पेशली हार्ट के मसल्स, और हार्ट अटैक होने का चांस होता है। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स होते हैं इसकी टॉक्सिसिटी की, जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। इसके अलावा हमारे पास लो ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट में इरेगुलरिटी आ जाती है। नेक्स्ट हम स्टोरी की तरफ जाते हैं। तो अगर तो हम एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग कर रहा है, तो वहाँ तो हम जो है वो लेबल बड़ा सिंपल सा बनाएंगे, क्योंकि एक ही पेशेंट को हमने देना है, तो जो रिक्वायर्ड चीज़ें होगी वो हम उसके ऊपर लिख देंगे। सारी डोज नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसी की जो रिक्वायर्ड डोज होगी उसने लेनी होगी वही लिख देंगे कि आपने 2 टीस्पून 2 टाइम अ डे लेने हैं। तो जो भी यानी XYZ उसकी डोज बनेगी वो उस पेशेंट के हवाले से लिख देंगे हम उसके ऊपर। और प्लस जो है वो उसमें एडिशनल लेबर की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हम बना रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हम डिफरेंट एडिशनल जो लेबल्स हैं वो ऐड करेंगे, यानी कि लेबलिंग कंटेंट के अंदर। और स्टोरेज के हवाले से ये है कि हमें इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है और जो डायरेक्ट हीट कॉन्टैक्ट से बचाना है। इसे रूम टेम्परेचर पे हमें स्टोर रखना है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ से बताई जा रही है उतने तक हम, यानी ये स्टोरेज पे डिपेंड कर रहा होता है कि जितनी अच्छी स्टोरेज होगी उतनी जो है उसकी एक्सपायरी जो है वो देर पाओगी। एडवांटेजेस देख लेते हैं जी इसके सिरप के। सबसे पहले ये एज कोई भी हो पेशेंट की उसके लिए ये फेवरेबल होता है, अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा ये कि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ये नेचुरल और ईजीएस्ट रूट है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि यानी कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये सस्ता ही होता है और पेशेंट के लिए सेफ भी है। और इसके लिए नर्सिंग की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, जैसे इंजेक्शन वगैरह या IV इंट्रामस्कुलर किसी भी तरह के इंजेक्शन लगाने के लिए नर्सिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें नर्सिंग की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट जो है हमारे पास के डिफरेंट तरह की जो मेडिकेशन है जिनके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है, जैसे हमारे पास कफ मेडिसिन हैं तो उसके लिए हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म बनानी ज़रूरी होती है और उसके लिए हमारे पास सिरप जो है एक बेस्ट चॉइस है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं जी। इसका जो ऑन सेट ऑफ एक्शन है वो डिलेड है। क्यों? क्योंकि ड्रग ने पहले स्टमक में जाना है, फिर उसने डिजोल्व होना है गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर, फिर वो उसके कंपोनेंट अलग अलग होंगे, फिर वो इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा, फिर वो अब्जॉर्ब होके ब्लड तक आएगा। तो ये सारे प्रोसेस के लिए हमें टाइम चाहिए। यानी जैसे हम इंजेक्शन के अंदर विद इन सेकेंड रिस्पॉन्स ले सकते हैं, सिरप के अंदर विद इन सेकेंड नहीं है, विद इन आवर्स के हवाले से हमें जो है एक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये इसीलिए ये इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। और ऐसे पेशेंट जो बेहोश हों, यानी कि अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर भी हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, या उनका जो है वो गैग रिफ्लेक्स बहुत कमज़ोर हो तो तब भी हम ये इस्तेमाल नहीं करते ताकि लंग्स में ना चलिए सिरप। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कि जो जिस पेशेंट की गैस्ट्रिक ट्रैक जो है वो ही इंटैक्ट नहीं है, यानी उसे डायरिया है, अल्सरेशन है, नोजिया है, इन कंडीशन में भी जो है वो सिरप इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा ये फर्स्ट पास इफेक्ट होता ही होता है, यानी कि इसके में डोज जो है रिक्वायर्ड डोज से ज़्यादा देनी होती है ताकि जब वो लीवर से गुजरे और उसकी जो डोज को लीवर मिनिमाइज करता है, काफी जो है वो ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट एज कम्पेयर टू इंजेक्शन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर और जूनियर के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर जो मेडिसिन इस्तेमाल करने वाला फ्यूचर में ये जो कर रहा है उस तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।